सो अभी हम जेई एडवांस 2022 का पेपर 2 का मैथ वाला सेक्शन उठा रहे होंगे। एंड आपको पता है ना कि ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है, जिसकी कि सब्जेक्ट कट ऑफ 5 मार्क्स गई थी। ठीक है, हमने पेपर 1 जब सॉल्व किया था तो उसमें भी हम ऑफिशियल डाटा पर गए थे एंड हमने देखा था कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जिसे हम कट ऑफ के नाम से ज़्यादा फेमस जानते हैं, ठीक है, उसमें 4.4% थी पर सब्जेक्ट की। ठीक है, इसको अगर हम मार्क्स में कन्वर्जन देखते हैं दैट इज़ 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट। एंड ये पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके दोनों को होता है। एंड रफली जेई एडवांस्ड के अंदर इसकी कैलकुलेशन होती है 2 क्वेश्चंस। तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या 2022 का पेपर इतना मुश्किल था कि मैथ में 2 क्वेश्चन हम सही से नहीं निकाल पा रहे थे। एंड ये पेपर का लेवल इस चीज़ से हम देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ 55 मार्क्स गई थी ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिला करके। राइट, तो इस पेपर में कुछ तो बात है वो हम समझने वाले हैं। तो अभी हमारी अप्रोच क्या होगी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे, ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उस पर हम जाएंगे, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को स्क्रॉल करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली करते कैसे हैं, कि उस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में भी हमें कैसे वो डुएबल क्वेश्चंस को ढूंढना होता है या सोचना होता है या कैसे सॉल्व करना शुरू करना होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे पहले पेपर पर। एंड ये हमने सेम अप्रोच पेपर 1 में भी रखी थी। अब इस वीडियो में मैंने एक नया ट्विस्ट भी लेकर के आया जो हम सॉल्विंग के टाइम जब कर रहे होंगे सॉल्व तो साथ साथ मैं दिखाऊंगी। ओके, वो सरप्राइज है। अभी सबसे पहले हम पेपर स्क्रॉल करते हैं और वो चीज़ें देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें ऑन द फर्स्ट को सॉल्व करने स्टार्ट कर लेने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं अभी के लिए छोड़ूंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एंड जब वो ऐसे क्वेश्चंस दे रहे होते हैं तो इसमें डेफिनेटली 4 टर्म्स है, तो 4 में से कोई 2 को क्लब करके और फिर बहुत अच्छी सी मैनिपुलेशन लगानी होती है। तो अभी मैं स्टार्टिंग में तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराऊंगी। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम देख करके करें तो ये किया जा सकता है क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिख रही है। राइट, डी के नीचे y वाली टर्म्स आ जाएंगी, dx के नीचे x वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो ये किया जा सकता है क्योंकि फिर उसके बाद बस x की वैल्यू √2 पुट करनी है, 10 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये भी किया जा सकता है, 2 इंटीग्रल्स हैं। हाँ, इसमें एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर log 2 है तो सेम चीज़ 2 की पावर x में है, यहाँ पर x³ है तो 1/3 है, और यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 है। ये फॉर्म कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या? इसके बारे में सोचो, मैं सॉल्विंग करते हुए बताती हूँ कि ये क्यों बड़ी प्यारी फॉर्म है। ये बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एक उठा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ठीक है बेसिक मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, लॉग लगा लेंगे टू द बेस 5, फिर सॉल्व कर सकते हैं, उठा लेते हैं, डुएबल पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट ही निकालना है, निकाल लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन लिमिट्स वाला क्वेश्चन जो जनरली वो पूछ रहे होते हैं उनकी जनरली 0/0 फॉर्म बनती है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। एंड उसमें वो वेरिएबल्स डाल देते हैं a, b या कुछ भी डाल देंगे, और फिर क्योंकि ऐसी फॉर्म्स बन रही हैं तो हम एल हॉस्पिटल लगाते लगाते फिर इनकी वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक तो पहली चीज़ जो ये दिख रही है कि x² x है तो इसको हम x³ के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये समझ रहे हो ना किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये x³ की टर्म यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी लग जाएगी, यहाँ भी लग जाएगी। ठीक है, डुएबल पार्ट है, आ जाएगा। बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिक्स्थ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का डुएबल सवाल है, सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, बट इन्होंने a को सिंगुलर नहीं बोला, इन्होंने इस पूरी टर्म को सिंगुलर बोला है। तो ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट और उसको 0 पुट कर देंगे। ये एक डुएबल सवाल, लेंथी क्वेश्चन है, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एंड कोऑर्डिनेट का स्पेशली तो थोड़ा बाद में उठाएंगे। 8th वाला 2 फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एरिया है ये मॉड x इसके बीच में और इन दोनों फंक्शंस का मिनिमम। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये ग्राफ में जनरली जब ऐसे मिनिमम वाला आ जाता है तो हम ग्राफ में दोनों फंक्शंस को प्लॉट कर लेते हैं और फिर उसमें से इजीली दिख जाता है कि कौन सा मिनिमम है, उसको मार्क कर लिया। राइट, बट ये थोड़ा लेंथी जाता है जनरली, तो हम इसे लास्ट में उठाएंगे क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मॉड इन्वॉल्व है, मिनिमम है, ये सारी चीज़ें तो बाद में उठाएंगे। ठीक है, अब हम आ गए मल्टीपल करेक्ट वाले पर। क्लासिक जियोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, स्टार्टिंग में नहीं उठा रहे क्योंकि हाई चांस है गलती होने के, एंड ये भी हो सकता है कि माइंड में चीज़ें क्लिक नहीं हो। ठीक है, तो अभी नहीं उठा रहे। ये वाला ओके मल्टी करेक्ट है, g(x), इसमें अल्फ़ा देख करके ये पता लग रहा है ना कि ये gp है। राइट, ये sin² बन जाएगा, sin की पावर 4, sin की पावर 6, और ये इन्फिनाइट टर्म्स वाली है तो gp भी निकल जाएगी। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स लग जाएगा अल्फ़ा में, और जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट होगी, और मिनिमम मैक्सिमम और ये सब चेक करना है। ठीक है, हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, अभी नहीं उठा रहे। कॉम्प्लेक्स वाला भी नहीं उठा रहे क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। हाँ, बट कॉम्प्लेक्स वाला सवाल मैं एंड में ज़रूर उठाती हूँ अगर टाइम बच जाता है, क्योंकि जनरली x + i/y पुट करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर निकल जाते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं उठा रहे। ये भी क्लासिक ज्योमेट्री का सवाल दिख रहा है। राइट, अभी नहीं उठा रही क्योंकि सॉल्विंग में माइंड लगाना पड़ेगा इसमें, एंड इसमें भी ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तो रुकते हैं। वेक्टर्स का सवाल है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके इक्वेट कर देंगे, बट और फिर ये ऑप्शंस चेक करेंगे। पर अगर इतना सिंप्लीफाइड दिख रहा है तो
क्योंकि वेक्टर्स के क्वेश्चन में हाई चांस रहता है कि वो कुछ कुछ ऐसे मैनिपुलेशन लगा लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक जो दिख रही है ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जो ये इन्होंने दिया हुआ है वो a माइनस सी है, ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, 3 माइनस सी वन, 1 माइनस सी टू, राइट, एंड ये -1 माइनस सी थ्री दिख रहा है, राइट, एंड ऐसे ही कुछ इस साइड भी होगा। तो अभी के लिए मैं नहीं उठा रही हूँ, बट ये किया जा सकता है, आराम से बैठ करके देखना होगा, ठीक है। सेम ये वाली चीज़, हाँ ये तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा, राइट, e⁻12x निकल आएगा, और फिर आगे निकालेंगे, और फिर ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा जो जनरली होता है, और फिर हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे जो हम करते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी एक किया जा सकता है, बट क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस चेक करने मैं स्टार्टिंग में नहीं उठाती हूँ, जनरली मैं वो उठाना चाहूँगी जिसका मुझे आंसर आए, मार्क करूँ और मज़ा आ जाए कि आ गए +3, आ गए +4, ठीक है। तो एक ये सवाल उठाया जा सकता है। बॉल्स हैं, चूज़ ही करनी है डिफरेंट वेज, ठीक है, उठा सकते हैं। हाँ, बट अगर ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है ना पीएनसी में तो रुकना, थोड़ा आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। मैं जनरली कंफर्टेबल रहती थी क्योंकि और फिर मुझे सही लगते थे ऐसे सवाल, मुझे सॉल्व करने में, केसेस बनाने में मज़ा आता था, तो मैं उठा लेती थी। जैसे मुझे इंटीजर्स वाले वो कि नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट करो, मुझे अच्छे लगते थे, तो मुझे अच्छा लगता था सॉल्व करना, कंफर्टेबल रहती थी, तो मैं चूज़ कर लेती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो रुक जाना, संभल लेना, ठीक है। ये वाला भी डुएबल क्वेश्चन है, m की वैल्यू दी हुई है m2022। इसको करने की 2 अप्रोच होती हैं, दोनों डुएबल होती हैं, जब सॉल्व करूँगी फिर बताती हूँ, बट मैं उठा रही हूँ इसको, ठीक है। 17th ये भी ठीक है, 4 बॉक्स दिए हुए हैं, कुछ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये भी उठा रहे हैं, किया जा सकता है, उठ जाएगा, निकाला जा सकता है। 18th इसकी जनरल टर्म देख पा रहे हो, 16, 32, 48, तो एक तो ये हो गया, 16r हो गया, फिर 5n n -3n, ये एक तो AP हो गई, फिर ये कांस्टेंट है -3n² -3n² -3n², तो न्यूमरेटर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम AP की nth टर्म लिख लेंगे, राइट, nth नहीं r लिखेंगे क्योंकि r चेंज हो रहा है, n तो है ही। तो 4n + 3n², अच्छा 4n 8n 12n, तो ये भी 4rn मल्टीपल हो गया, और 3n² कांस्टेंट है। इसमें दिख रहा है कि गलती होने के बहुत तगड़े चांसेस हैं, क्योंकि एक तो यही जो मैंने अभी यहाँ पर nth टर्म लिखा था, यहाँ से ही कैलकुलेशन गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी, राइट। तो इसकी जनरल टर्म बहुत खतरनाक सी सॉल्विंग मांगेगी। इसको स्टार्टिंग में नहीं उठा रहे, बट कॉन्फिडेंस है, उठा लो बिंदास, चलो, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन उठाया, एक ये उठाया, 2, 3, ये भी उठाया जा सकता है, बट अभी के लिए नहीं उठा रहे, मल्टीपल करेक्ट है, 3 उठाए थे, 4, 5, 6, 7, 8, वाह 8 सवाल। अब इसको हम देखते हैं, एंड मैं वो जो ट्विस्ट की बात करी थी वो मैं सॉल्विंग के साथ साथ बताती हूँ। मैंने इस साथ साथ क्वेश्चंस के कुछ थोड़ा पार्ट पहले से सॉल्व करके रखा है, सो दैट हम टाइम बचा पाएँ, बट मैं साथ साथ ही सॉल्व करने वाली, साथ साथ ही समझने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमने उठाया था, राइट, इसमें हम बात कर रहे थे कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इजीली बन जाएगी। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है, तो इसको वही कि दोनों साइड को अलग अलग किया, dy के नीचे y वाली टर्म्स आ जाएंगी और dx के नीचे x वाली टर्म्स आ जाएंगी। इनको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं यहाँ से। एक तो यही है कि नीचे डिनोमिनेटर का आप कंप्लीट कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² - 4y + 4 - 4, और यहाँ से आप इसको देख लोगे कि y - 2 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे करके भी, तोड़ करके भी कर सकते हो, राइट। दोनों तरीके से जैसे भी सॉल्व करना हो, ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। एंड यहाँ से फिर उन्होंने दिया हुआ y(1 = 2), तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y - 4 - 2 - 4 - 2, और नीचे आ जाएगा 2, ये मॉड और c, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इक्वेशन हमारी आ गई ये y - 4 / y = x⁴। अब उन्होंने x अगर √2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है, तो x √2 पुट किया, √2 पुट करेंगे तो √2 की पावर 4 हो जाएगा 4, एंड क्योंकि मॉड है तो 2 तरीके से ओपन होगा, 4 और -4। 4 के साथ ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, -4 के साथ ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई 10 पूछा उन्होंने, ठीक है। तो एक तो ये कि सबसे पहले ये इंटीजर वाला सवाल था, है ना, इंटीजर वाला सवाल था, एंड उसमें भी 0 to 9 के बीच में ही वैल्यू आएगी, ये भी बताया हुआ है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो 10y उन्होंने पूछा, एक तो यहाँ से 10 करना, इंटीजर निकलेगा नहीं, और ऊपर से ये नेगेटिव है तो 0 to 9 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ से 10y की वैल्यू बहुत प्यारी सी आएगी, जो कि होगा 8, एंड वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रही थी, दैट वाज कि ऑफिशियल डाटा मैं खोल रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लो ध्यान से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा, सिंगल डिजिट इंटीजर। पेपर में 1.5 लाख लोग बैठे हैं, एंड उसमें से 27,000 लोग, विच इज़ 17.6% लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया। क्या ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था? नहीं था ना, राइट। तो मैं ये सॉल्विंग करने का या वीडियो का पर्पज़ यही है कि हम समझें कि पेपर इतना मुश्किल नहीं है। जेईई एडवांस्ड इज़ अबाउट जितनी उन्होंने हाइप बना दी है, जितना उन्होंने ये बना दिया कि हमारा पेपर हम टफ सेट करते हैं, तुमसे हो ही नहीं पाएगा,
एंड हम उनकी बात को इतने प्यार से मान लेते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि 67% लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया, उसमें से 17-18% लोगों का सही हो गया, इतनों का गलत हो गया। एंड डेफिनेटली इसमें ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि कोई गलती का पॉइंट है, बट यहाँ पर ही कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो गई होगी। पर आप देख रहे हो कि कितने लोगों का ये सही था, कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन 2, राइट। अब हम ऐसे हर क्वेश्चन के साथ देखेंगे एंड उससे कॉन्फिडेंस तुम्हें पता लगेगा कि क्या कट ऑफ क्लियर करना इतना टफ था क्या, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर है ये थर्ड क्वेश्चन जो हम बात कर रही थी, ये वाला और ये वाला। इसमें बहुत एक प्यारी चीज़ जो ऑब्जर्व करा रही थी मैं सॉल्विंग के टाइम पर भी, जब हम सेलेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन, कि log 2 की पावर x, x क्यूब 1/3 +1 -1, ये वो f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x वाली वाइब नहीं दे रहा। एंड आपको पता नहीं, ये डायरेक्ट हम एक चीज़ भी समझते हैं इंटीग्रेशन के टाइम पर, कि ऐसा एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि f ऑफ x dx, f इनवर्स ऑफ x dx, अगर f ऑफ x में a डालें तो c आता है और b डालें, f ऑफ b डालें तो d आता है। अगर ये सिचुएशंस हैं, अगर ये फुलफिल हो रही है तो bd - ac आंसर होता है। अब ये चेक करना है कि क्या ये डायरेक्टली इन्होंने सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया क्या, चेक करते हैं, ठीक है। तो हम इन्वर्स कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम इन्वर्स से कंफर्टेबल नहीं होते, बट मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। एंड जनरली वो बेसिक ही पूछते हैं कि जो इक्वेशन है हम इसको f ऑफ x मान रहे हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसको मैंने y लिख लिया। इन्वर्स कैसे चेक करते हैं? x की जगह y की जगह x, ऐसे वो एक्सचेंज वाला गेम जो खेलते हैं, ठीक है। तो वो पुट किया, फिर यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो log 2 है तो इधर जा कर के ये हो जाएगा 2 की पावर x, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर x - 1 टू द पावर 1/3, राइट, जो कि एग्जैक्ट टर्म यहाँ पर दी हुई है। ये दिख रही है, यहाँ थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं, यहाँ पे दिख रहा है ना कि एग्जैक्ट यही टर्म दी हुई है, विच मीन्स कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होना था। एक और बार चेक कर लेते हैं, जो ये दूसरी वाली कंडीशन है ना, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए निकालना है हमारा, मतलब कि अगर इसके अंदर हम ए की वैल्यू पुट करें, ए है हमारा 1, तो अगर मैंने ए हमारा 1 है तो क्या सी हमारा वही निकल रहा है, एफ ऑफ ए, ये निकल रहा है log 2 टू द पावर 1 + 1 2 विच इज़ 1। सॉरी, यहाँ पर निकाला भी हुआ, वाओ मैं दोबारा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो दिख रहा है ना कि निकल जाएगा। एंड यही सेम चीज़ जब हम ऊपर वाली वैल्यू b डाल रहे हैं तो सेम यही पार्ट आ रहा है, राइट, क्योंकि x³ + 1 2 क्यूब 8 + 1 9 सेम एग्जैक्ट आ रहा है। तो मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मतलब ऐसे करके आंसर निकल आएगा। bd ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 log 2 9 एंड नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 × 1, यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखा गया है 2, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब रफली अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रहे हैं, तो log 2 8 हमारा होता है 3, है ना, ये समझ रहे हो ना कैसे होता है। तो log 2 9 पूछा तो यह वैल्यू हल्की सी 3 से बड़ी होगी, और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हल्की सी 6 से बड़ी होगी, तो 6 - 1 हल्का सा 5 से बड़ा होगा, हल्का सा 5 से बड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आएगा वो आएगा 5। अब इस क्वेश्चन का मैं डाटा दिखाऊं, ये पहली बात तो मैं समझ रही हूँ कि एफ इनवर्स का ही यहाँ पर फंडा था, अदरवाइज आंसर तो डायरेक्ट ही था, मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, राइट। अब इसका मैं डाटा एग्जैक्ट दिखाती हूँ, कितना शॉकिंग डाटा है। थर्ड क्वेश्चन हमने उठाया था, 1.5 लाख लोगों में से 6000 लोगों ने अटैम्प्ट किया है, विच मीन्स रफली 4% लोगों ने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके सही किया था, 82% लोगों ने तो आंसर ही नहीं किया, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, और साथ में कि क्या उससे मार्क्स निकाले जा सकते थे या नहीं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि हम log लगाएंगे टू द बेस 5 और फिर ये बाहर आ जाएगा, और इधर भी सेम चीज़ क्योंकि हम वो लगाएंगे तो यहाँ पर मतलब ये -16 और log 5 टू द 5 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर -16 ही रह जाएगा। तो मैंने log लिया, जो भी पावर में था वो कूद करके बाहर आ गया, log 5x रह गया इज इक्वल टू -16 log 5 और ये हो जाएगा -16, राइट। अब इसके बाद थोड़ा बार बार नहीं लिखना पड़े तो मैंने t लिख दिया, 16 t³, लेकिन ये t एक्स्ट्रा है तो t की पावर 4 हो जाएगा, -68 t² इज इक्वल टू -16, ओके। फिर 16 इधर ले गए, ये पूरी टर्म बन गई। अब इसको बड़े प्यार से सॉल्विंग करते टाइम यहाँ पर एक गलती होगी, क्योंकि हमें 64 सॉल्व करने की आदत है, तो हम बड़े प्यार से लिखेंगे t4 -4t² + 1 और गलती करके आएंगे, राइट। एक ये स्कोप है एक बड़ी प्यारी गलती का, बट स्टिल इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ से t की वैल्यू 4 निकल के आएंगी, t1 t2 t3 t4। जब भी ऐसे लिखते हो ना तो खुद को अपने माइंड को क्लैरिटी देने के लिए ना एक चीज़ जो इसी के साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि ऐसे हम समझते नहीं हैं तो हमें डर लगता है, बट अगर आप साथ में लिख लोगे तो वो चीज़ सॉर्ट रहेगी कि x की वैल्यू यहाँ से 5 की पावर t होने वाली है।
तो कभी भी आगे जब भी हमें x की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पता है कि 5 की पावर t की फॉर्मेट में सोचना है, नहीं तो काफ़ी बार हम गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 5 पावर t1 t2 t3 t4, ठीक है। अब ये उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है, मतलब x1 x2 x3 x4 का प्रोडक्ट पूछा है, आप इनका प्रोडक्ट करिएगा तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमें इन शॉर्ट t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 चाहिए, राइट, यहाँ से, जो कि निकल जाएगा। दो तरीके हैं कि अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करना चाह रहे हो तो वो लग जाएगी इक्वेशन, आप डायरेक्टली इसके फैक्टर्स बना कर ये भी सॉल्व कर सकते हो। +2 - 2 आ जाएगा, +2 + 1/2 और -1/2 आ जाएगा। बट अगर डायरेक्ट भी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से निकल जाएगा कि क्योंकि ये रूट्स ही है ना, तो सम ऑफ रूट्स वाली वो t³ वाली टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ से सब सम ऑफ रूट्स तो 0 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा तो 5 की पावर 0 = 1 आ जाएगा। अब इसमें दो गलतियां हैं इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो ये कि यहाँ पर तो फैक्टर्स बन रहे थे, बट काफ़ी बार होता है कि फैक्टर्स नहीं भी बनते हैं, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि सम ऑफ रूट्स चाहिए थे हमें। एंड इसके लिए जो गिवन है वहाँ से भी शुरू करना होता है, और जो उन्होंने पूछा है यहाँ से भी शुरू करना होता है, और ऐसे जाके बीच में मिलते हैं तो एग्जैक्टली आंसर निकलता है। मैथ में जनरली ऐसा होता है, फिजिक्स में भी ऐसा हो रहा होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा हो रहा होता है, बट ये बैकलिंकिंग इसको हम बोलते हैं, और ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, यहाँ पर जब आपको सम ऑफ रूट्स दिख रहा है तो यहाँ पर आंसर आपका 0 नहीं आएगा। दूसरी गलती जो आप करेंगे वो ये, आपका जो आंसर आएगा वो 5 की पावर 0 आएगा, और वो आएगा 1। अब इसका डेटा देखोगे, क्वेश्चन 4, ये देखो क्वेश्चन 4, यहाँ पे थोड़ा सा दिख गया कि हाँ किया जा सकता है सवाल, बट वो गलती हुई। एंड इसमें हाई प्रोबेबल चांसेस है कि इन्होंने आंसर 0 लिखा होगा। बहुत अच्छे चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ों के। एंड ये देखा करो, क्रॉस चेक किया करो कि एग्जैक्टली उन्होंने पूछा क्या था लास्ट में, हम वही तो जवाब दे रहे हैं ना। तो क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5, इसमें हमने देखा था कि जो ये है x sin² x है, इसको हम x³ लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख रहे हैं देखो, हमने ये पढ़ा है कि e⁻x - 1/x, तो e की पावर में जो है और जो नीचे है वो टेंडिंग टू 0 दोनों होने चाहिए, राइट। ये हो रहा है क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो मैंने -1 खुद से डाल दिया। अब मैंने -1 डाल दिया तो +1 मैं खुद से डाल दे रही हूँ, तो -1 इधर एडजस्ट कर रही हूँ, +1 इसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये तो समझ आ गया कि डायरेक्टली 1 हो जाएगा, है ना। अब जो एक दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं याद है, xn - an/x - a, इसका आता है n/a(n-1), याद आ रहा है कुछ। एंड ये सेम चीज़ ऐसे भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वही माइनस साइन ही तो कॉमन ले रहा है, सेम चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर an - x⁴n आ रहा है, जो कि डायरेक्ट देखने की आदत डालो कि जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से टर्म में n कुछ आ रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, वो देख रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब अप्लाई हो रहा है तो हमें पहले ऊपर और नीचे सेम करना पड़ेगा। तो ये हमारा an है, विच मीन्स a हमारा 1 है, और x हमारा है 1 - x³, तो नीचे यही होना चाहिए। तो पहले तो -x³ है, माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर इस पूरे के साथ मुझे एक माइनस भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने +1 किया और -1 किया, राइट, ऐसा कुछ कर लिया। बट ये मुझे दिख रहा है कि हल्का सा कुछ वैसी टर्म हो रही है जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको सॉर्ट करके ये वाली फॉर्म में ले आओ, जनरली फिर खुद से दिखने लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। इट्स ओके, परेशान नहीं होना होता ऐसी चीज़ों पे, फॉर्मेट तो उन्होंने वही बना करके देना है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - x³ टू द पावर 1/3 -1, और नीचे है x³। ये पूरा है बाहर माइनस का साइन अगर हम ले लें। अब इसको सॉल्व करके देखो, xn - an, राइट। अब दिख रहा है कि xn है, तो ये माइनस वाला साइन अगर मैं उठा करके इसी के साथ ले लूँ तो हमें सीधा दिख रहा है कि 1 - x³ ऊपर है, 1/3 है, -1 है, और ये -x³ है। अब इसका 1 ऐड कर दिया, इसका माइनस कर दिया, तो ये xn - an, तो ये x - a। अब दिख गया फॉर्मेट। तो अब एग्जैक्टली हम वही करेंगे कि n ले लिया और फिर 1 की पावर कुछ भी आएगा, डजेंट मैटर, 1/3 आ जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर करके देखनी है। इसमें ये जो चीज़ देखोगे दैट इज़ कि साइन x के साथ एक x एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बच जाएगा और ये हट जाएगा, राइट। सेम वही फॉर्मेट है, 1 - x², 1, तो ये xn - an, और नीचे x - a। अब बना लोगे यहाँ से, ये खुद से बना कर ये देखना, परेशान होने वाला नहीं है। वो सुनने में थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट जब खुद से पेपर पेन से बना करके देखोगे तो ये चीज़ें सॉल्वेबल लगेंगी और ईजी लगेंगी। इस सब की ज़रूरत नहीं है कोई एग्जैक्ट हमें, राइट। तो ये देखना है खुद से, ओके। तो यहाँ से 1/3 -1/2, यहाँ पर वो निकल करके आएगा माइनस, खुद से सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों आया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 5/6 आ जाएगा। 6 बीटा की वैल्यू पूछिए, बीटा यही था, तो 6 उधर चला जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। डेटा देखना है इसका, या अगले क्वेश्चन के साथ देखें? अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं, सबका साथ साथ थोड़ा ना, ठीक है। तो अब ये इसको उन्होंने बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स, मैंने इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई किया,
पहले ब्रैकेट खोल लिया, फिर मैंने कॉमन निकाल लिया A6, तो A माइनस बीटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर A की पावर 5 यहाँ से कॉमन निकाल रही, ये आ गया। फिर मैंने A माइनस बीटा आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो ये रह जाएगा। इसमें से मैंने A टू द पावर 5 कॉमन निकाल लिया, तो ये रह जाएगा। तो ये 3 टर्म्स आ गई, इसको उन्होंने सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया। तो या तो ये सच है, या तो ये सच है, या तो ये सच है। वही वाला केस हो गया ना, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो x2 है या x3 है, सेम वही चीज़ हो गई। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करती हूँ कि क्या वो 0 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक किया, तो बीटा इंटू -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। ये 0 है ही, तो ये वाली टर्म बचेगी 2 - 3, 2 - 3 -1। तो ये वाला केस तो है नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आयोटा, a प्लस आइडेंटिटी, ये पहले मैंने मैट्रिक्स निकाला, +1 +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, इसमें +1 किया, तो ये हो गया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर भी -1 आ रहा है, खुद से करके देखना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने ये निकाला, इससे डेफिनेटली बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो वो सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है -1 + 3 बीटा। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 3 बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 9 बीटा पूछे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन का डेटा देखते हैं, 5th और 6th। 5th ये रहा 10%, गलती देख रहे हो कितनी हाई। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया, ये वाला कौन सा, ये वाला सिंगुलर मैट्रिक्स, सिर्फ ये सॉल्व करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था। इतने लोगों ने सही किया है और इतने लोगों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो टफ तो नहीं है ना, एटलीस्ट ऐसे तो नहीं कहो कि कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही, क्वेश्चन ही इतने अनडूएबल आते हैं, ऐसा तो है ही नहीं ना। 6th क्वेश्चन है, 15th देखोगे, ये ठीक है पीएनसी वाला मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल होती है, कुछ के लिए नहीं होती है, बट आराम से समझेंगे, ठीक है। 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है जी, सब में 3 रेड बॉल्स हैं और सब में 2 बॉल्स हैं, सब में एज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सब में नंबरिंग करी हुई है, तो सब बॉल्स अलग अलग हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल। तो इसमें से भी एक रेड उठानी है, एक ब्लू उठानी है, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, तो 8 तो यही हो गई। तो 2 एक्स्ट्रा उठानी है, तो 2 एक्स्ट्रा की कैलकुलेशन के लिए हमें ये सवाल दिया गया है जेईई एडवांस्ड के अंदर, तो वो समझेंगे आप सबसे पहले। तो 2 एक्स्ट्रा निकालने के केसेस क्या है कि या तो दोनों एक्स्ट्रा एक ही बॉक्स से निकाल लो, या फिर एक एक करके एक्स्ट्रा निकाल लो, तो ये 2 केस बनते हैं, तीसरा कोई केस ही नहीं बनता है ना, राइट। सब में से 2 तो निकालने ही है। तो अब पहले हम केस 1 कर रहे हैं कि एक ही बॉक्स से अगर चीज़ें निकाली, ठीक है। तो पहले हमने 3C1 किया कि इन 3 में से एक चूज़ होना चाहिए, मतलब ये इन 3 बॉक्सेस के लिए हम कर रहे हैं जिसमें से 2 ही उठाने थे। तो इन 2 में उठाने के लिए क्या करना है कि 3 रेड में से एक उठानी है और 2 ब्लू में से एक उठानी है, ये 3 बॉक्सेस के लिए, तो इसलिए मैंने क्यूब किया। और चौथे बॉक्स में क्या करना है कि इन 5 में से कोई भी 4 उठा लो। अब ये समझने के 2 तरीके हैं कि 5 बॉल्स हैं, 5 में से कोई भी 4 उठाएंगे तो एक रेड और एक ब्लू तो आ ही रही है ना बाय डिफ़ॉल्ट, देखो है ना। अगर ऐसे नहीं समझना है, इसको भी ऐसे करना है, तो वैसे भी कर सकते हो कि 2 तरीके हैं इसमें भी हमें करने के, कि या तो ऐसे हो जाए कि तीनों की तीनों रेड आ जाए और एक ब्लू आ जाए, या फिर दोनों ब्लू आ जाए और 2 रेड आ जाए। समझ रहे हो कैसे? एक बार फिर से सुन के देखो, 3 रेड हैं और 2 ब्लू हैं, दैट मीन्स कि या तो तीनों की तीनों रेड आ जाए और एक ब्लू हमें चाहिए इधर से, अदरवाइज 2 रेड 2 ब्लू हो जाए। तो इसके लिए मैंने केसेस बना ली कि तीनों की तीनों आ गई और उधर से एक आ गई, तो दोनों में से 2 आ गई, तो 2 + 3 हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। 5 में से 4 उठाओ या ऐसे उठाओ 5 ही होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर केस 2, इसको भी जैसे हमने ये समझा वैसे ही समझेंगे। केस 2 में क्या है कि 2 बॉक्सेस में से 3 उठाने हैं और 2 बॉक्सेस में से 2 उठाने हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि 3 जब 2 बॉक्सेस में से उठाने हैं, तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे कि 3 उठाने के केसेस क्या बनेंगे कि या तो इन, क्योंकि हमें दोनों से एक एक चाहिए ना, तो या तो ऐसे होगा कि इसमें से हमने 2, यहाँ पर क्लियरली समझते हैं कि 3 रेड है और 2 ब्लू है, ओके। तो या तो ये होगा कि इनमें से 2 उठा ली और इसमें से एक उठा ली, या फिर इसमें से एक उठा ली और इसमें से दोनों उठा ली। वही केस किया है कि 3 में से 2 उठा ली और 2 में से एक उठा ली, या फिर 3 में से एक उठा ली और 2 में से दोनों उठा ली। देखो परेशान नहीं होना, ये ऐसे परेशान होगे तो नहीं बनेंगे सवाल। हम यही समझ रहे हैं कि जैसे ही आप परेशान होकर के सवाल को देखने लगते हैं तो सवाल पहचान में ही नहीं आता है। तो एक बार प्यार से बैठ करके समझना है, अपने एंड पर ये खुद से हो जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो मैंने ये किया, ये 2 बॉक्सेस के लिए था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और ये दूसरे वाला केस जो यहाँ पे किया था वो उसके लिए 2 स्क्वायर लगा दिया था। अब ये 4 में से 2 बॉक्सेस के लिए तो ये 4C2 होगा, एंड सेम यही चीज़ यहाँ पर इंटू 4 होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि 4-2-2-2 कॉम्बिनेशन हो, 2-2-4-2 कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, ठीक है। आंसर आएगा, इसे ऐड कर देना। इस क्वेश्चन को हम स्टिल मान सकते हैं कि ठीक है डुएबल नहीं था, आपके लिए मान लिया, बट
कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था ये, ठीक है। 16th क्वेश्चन, डाटा देखना है उसका 15th वाले का, रुको 15th का ये रहा, 15% लोगों ने सही किया था, ठीक है। समझ रहे हो गलती कौन सी हुई होगी, या तो इंटू 4 भूल गए होंगे या ऐसा कुछ हुआ होगा। 16th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें दो तरीके से अप्रोच लगती है, या तो आप एम स्क्वायर एम क्यूब एम की पावर 4 के साथ चल लो, राइट, एंड उसमें कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा और फिर आपसे खुद से समझ आ जाएगा और फिर आप ऐसे करके एम की पावर 2022 निकाल सकते हो। जो दूसरी अप्रोच, क्योंकि बीच में जब याद है जब जेईई मेन अचानक से मैथ का क्वेश्चन डिफिकल्ट आने शुरू हो गए थे, तो एक इसी तरीके का उन्होंने सवाल दिया था, एंड ये बहुत अब एक स्टैंडर्ड तरीके का सवाल हो गया कि एम को आप ए प्लस आइडेंटिटी लिख लो और फिर ए में पैटर्न देख लो, वो मिल जाता है इजीली, राइट। एंड वो यहाँ पर अप्रोच लगने के हाई चांस है क्योंकि सब कुछ बाई टू है, तो मुझे लग रहा है कि इजीली पैटर्न दिख जाएगा, तो मैंने वैसे प्रोसीड कर लिया कि एम को ए प्लस आइडेंटिटी कर लिया, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी एम माइनस आई, तो एम माइनस आई 5/2 माइनस 1 3/2 3/2 माइनस 3/2 एग्जैक्ट आ जाएगा, और इससे माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 दिख गया पैटर्न। 3/2 कॉमन आ जाएगा, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। अब मैंने ए स्क्वायर निकाल करके देखा तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0, ए स्क्वायर ही 0 आ गया। तो अब जब उन्होंने मुझसे m की पावर 2022 पूछा तो मैं a प्लस आयोटा की पावर 2022 कर लूँगी, बाइनोमियल लगा लूँगी, 2022 c0 प्लस 2022 c1 a, फिर आगे की ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, राइट। फिर यहाँ पर ये तो i ही बन गया ना, तो इसको i लिख लिया, 2022 c1 2022 बन गया और a की वैल्यू में ये पुट कर लिया जो हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा 1011। एक जो ये क्वेश्चन में गलती होती है, एडिशन में ही गलती हो जाती है। देखो कितने प्यारे प्यारे एकदम क्लोज ऑप्शन है, 3034 33 33 32, कहाँ पर माइनस है वहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर 32 है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, तो बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज़ करना। एंड इसमें जो आप ऑफिशियल डाटा देखेंगे तो ये क्वेश्चन पहचान लिया गया था गाइस, 50% लोगों ने पहचान लिया था एंड 25% लोगों ने डेफिनेटली आंसर को मार्क करने में गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये हो गया 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन, ये बहुत प्यारे गाइस, ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, इन्हें परेशान होकर के नहीं सॉल्व करना। देखो ध्यान से, उन 4 बॉक्स दिए, मैंने सबका एडिशन कर लिया, 8 + 3 + 5 16 24, इनको ऐड कर लिया कि कितनी कितनी टोटल बॉल्स है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे टाइप चाहिए होगा टोटल। अ बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 1 से रैंडमली बॉल उठाए, ठीक है, उठा लेंगे। इफ़ बी इज़ रेड, उसको बी बोल दिया उन्होंने, कॉल दिस बॉल बी। इफ़ बी इज़ रेड, अगर रेड है बॉल तो अ बॉल इज़ रैंडमली चूजन फ्रॉम बॉक्स 2, तो ये रेड है तो यहाँ आ गए, सेम आगे उन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ोगे तो, कि अगर ब्लू है तो बॉक्स 3 से उठाएंगे दूसरी बॉल, अगर ग्रीन है तो चौथे बॉक्स से उठाएंगे। अब द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल्स इज वाइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि वाइट है कहाँ कहाँ। फर्स्ट वाले में है नहीं, रेड ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन ऑरेंज वाइट, तो मतलब हमें चौथे बॉक्स तक आना पड़ेगा। चौथे बॉक्स पर आने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले बॉक्स में ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक तो ये चीज़ हो गई, इसको मैं W इवेंट से अगर डिनोट कर रही हूँ, ये समझ आया, बहुत बेसिक था। गिवन दैट द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल्स इज ग्रीन। अब ग्रीन देख लेते हैं, ग्रीन फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, ठीक है। तो ग्रीन का थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, बट उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा है कि ये इवेंट होगा गिवन दैट कि ये होगा, तो गिवन दैट वाला जो होता है वो नीचे आ जाता है, याद है ये बेस थ्योरम आई थिंक, बट मुझे एक्जैक्टली नाम श्योर नहीं, बट मुझे याद है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं। तो जब ऐसे होता है तो ऊपर इंटरसेक्शन आ जाता है दोनों का और नीचे वाला आ जाता है। अब कि दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि वाइट भी है और ग्रीन भी है, तो वाइट भी है यहाँ से आएगा और ग्रीन भी है यहाँ से आएगा, विच मीन्स यहाँ से जब आप सॉल्व करने बैठोगे, निकलोगे आप इतने मुश्किल रास्तों पर, दैट विल बी कि मुझे 5/16 ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई और वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/32। ईजी, यस ईजी। फिर उसके बाद गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज ग्रीन, तो सबसे पहले मैं यहाँ से चलती हूँ कि मैंने पहले वाले में रेड बॉल उठाई है, दैट इज़ 8/16, तो दूसरे वाले में ग्रीन आने की क्या चांसेस थे 15/48। एक केस ये हो गया। दूसरा केस कि पहले वाले में ब्लू आ गया तो 3/16 हो जाएगा, दूसरे वाले में ग्रीन आ गया तो यहाँ से आ जाएगा 12/16, हाँ जी। तीसरा केस, ऊपर वाले में ग्रीन उठा लिया 5/16 और नीचे वाले में भी ग्रीन 10/32। ये समझना था।
एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल्स। अगर पहली ही बॉल ग्रीन हो गई है तो दूसरी तो जो मर्जी आए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1। ये गलती थी इस क्वेश्चन में। वैसे ये बड़ा डुएबल सवाल है क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा और ये सारा डिनोमिनेटर है, तो वही काटा पीटी करके कुछ भी ऐसे प्यारा सा स्वीट सा आंसर आ जाएगा और आंसर मार्क कर देंगे, +4 हो जाएगा। बट तुम प्यार से क्वेश्चन में देखो कि उन्हें पता है कि ये गलती होने वाली है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्वेश्चन ही उस तरीके से सेट किया है, राइट। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठा करके दिया है यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये एक चीज़ ध्यान से समझने वाली है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। 17th क्वेश्चन इट इज़। 17th क्वेश्चन जितने लोगों ने सही किया उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों ने गलत किया, ठीक है। बट अगर हम देखें रफली हमने कितने सवाल सॉल्व किए, 8 सवाल सॉल्व किए। 8 में से 5 या 6 तो हम ऐसे मान सकते हैं जो कि सब लोग सॉल्व कर सकते थे। अगर हम ऊपर वालों में से उठा ले तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, नीचे वाले चलो अगर है भी नेगेटिव मार्किंग तो डुएबल सवाल थे। तो मुझे देख कर के बताओ कि अगर खुद से बैठते ये सवाल सॉल्व करने, क्या पहचान पाते एटलीस्ट, मैं चैलेंज दे रही हूँ, ओके, क्या ये वाला पहचान पाते, ये वाला, ओके 1, ये वाला, इसमें शायद तुम हिचकते एफ इनवर्स एक्स की वजह से, या समझ ही नहीं पाते कि ये वाला फॉर्मूला लगता है, या हो सकता है कि याद ही नहीं आए। एक तो ये हो गया। फिर क्या ये वाला पहचान पाते कि ये बेसिक मैथ का ही है, या अप्रोच करना शुरू करते एटलीस्ट, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्या ये पहचान पाते, इसको सॉल्व करना शुरू करते। और बिल्कुल अगर तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें ये वाला याद ही नहीं आ रहा होगा। इसमें ये एक चांस बनता है, ठीक है। ये वाला भी बहुत इजीली डुएबल वाला था, ये वाला पीएनसी की वजह से ओके बख्श दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाला पहचान के सॉल्व करना शुरू किया था क्या, ये भी ठीक है, छोड़ दिया प्यारे लोगों। तो ये बता करके जाओ कमेंट्स में, एंड मुझे बताओ कि कट ऑफ क्लियर करना इतना ही टफ है क्या, स्पेशली मैथ में। डरते तो बहुत हैं हम।